तीन थ्योरी है, देखो तीन अलग अलग साइंटिस्ट, उनके अलग अलग कंक्लूजन्स। पहले है लेमार्क, दूसरे हैं डार्विन और तीसरे हैं डी व्राइस। तीनों अलग अलग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले लेमार्क है। लेमार्क ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये क्या होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर? एक्वायर्ड कैरेक्टर वो गुण होते हैं जो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है, और अब तो खैर उन्होंने रिटायर हो चुके हैं, लेकिन क्या इस बात की श्योरिटी कि उनका बेटा भी अच्छा क्रिकेटर होगा या है? नहीं है ना। तो उसी तरह फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, क्या ये जरूरी है कि उनकी बच्चे की भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी? अच्छी हैंडराइटिंग होना, अच्छा क्रिकेट खेलना, पियानो अच्छा बजाना, या कोई भी ऐसी चीज जो उन्होंने अपने अंदर प्रैक्टिस से सीखी, अपने अंदर लाए, अच्छी सिंगिंग करना, क्या ये इनहर्ट हो सकता है? नहीं होता। तो इनहर्ट क्या होता है? इनहर्ट वो कैरेक्टर होते हैं जो आपकी जर्म सेल्स में होते हैं। जर्म सेल्स मतलब कि गैमीट मदर सेल्स, जिनसे गैमीट्स बनते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया, ओगोनिया, उनमें जो जीन्स हैं वो बच्चों में आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई मॉडिफिकेशन आप अपनी बॉडी में कराते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स में होता है ना सर्कमसिजन बॉयज का, तो जब और ऐसा तो नहीं कि अभी हो रहा है, इसी साल हो रहा है, कई वर्षों से होता आ रहा है, मान के चलो 1000 साल से ऊपर हो गए, तो अब तो बाय डिफॉल्ट कटे हुए पैदा होने चाहिए? नहीं होते ना। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर्कमसिजन करना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? और एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहर्ट। उसी तरह पियर्सिंग है, गर्ल्स में कान छिदवाना, नाक छिदवाना, ये जो पियर्सिंग होती है ये पैदा होने के बाद होती है। और पियर्सिंग हर किसी की हो रही है। हमारे देश भारत में तो हजारों लाखों साल से हो रही है, जब से इंसान रह रहे हैं तो पियर्सिंग होती है, ज्वेलरी पहनते हैं ना। तो बाय डिफॉल्ट अब लड़कियों को मतलब कान, नाक कान छिदे हुए होने चाहिए, छेद के साथ पैदा होना चाहिए? होते हैं क्या? नहीं होते, करवानी पड़ती है ना। इसका मतलब नाक कान छिदवाना भी कैसा कैरेक्टर है? चलो ये सब छोड़ो, आपने रॉट वाइलर कुत्ता सुना? रॉट वाइलर, रॉट वाइलर जो है वो एक ब्रीड है डॉग की, जिसे बचपन में जब वो पपी होता है उसकी पूंछ काट देते हैं। हाँ, या जो पिटबुल होता है कुत्ता, उसके भी कान काट से देते हैं थोड़े से, ताकि वो एग्रेसिव लगे थोड़ा सा। लेकिन उन कुत्तों के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हो, पपीज के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, उनके जब पपीज होंगे आगे, उनसे बच्चे होंगे, क्या उनकी पूंछ होती नहीं है? होती है। यानी आप बाहर से किसी को कितना भी चेंज कर लो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने कई लोग टैटू बनवाने वाले अपनी जुबान बीच में से कटवा लेते हैं, जुबान के दो हिस्से करा, तो क्या उनके बच्चों की भी ऐसी होगी? समझ में आ रहा है कुछ आपको? इसका मतलब वो कैरेक्टर कभी इनर्ट नहीं होते जो कैसे होते हैं। लेकिन लैमार्क तो ऐसे ही कहते थे, लेकिन लैमार्क की अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा दमदार बनाने के लिए उसने कुछ बातें ऐड करी। क्या बातें ऐड करी? उसने बोला कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के अंदर ज्यादा कोशिश की जाती है जिन गुणों की, बच्चों में वो अच्छे निकलते हैं। ऐसा लैमार्क ने कहा था। यहाँ पीछे देखो, जैसे बॉडी की सेल है, सेल दो तरह की है, बॉडी की सेल दो तरह की है। पहली नॉर्मल बॉडी सेल्स, दूसरी जर्म सेल। नॉर्मल बॉडी सेल वो है जो आपके हाथ पैर पूरे शरीर में जो सेल्स हैं आपकी, वो क्या है बेटा? नॉर्मल बॉडी सेल। इनको आप क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल बॉडी सेल, वेजिटेटिव सेल, सोमैटिक सेल। और इनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कभी इनहर्ट नहीं होते। क्या नहीं होते? फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ की सेल में अल्फा रेज, बीटा रेज, किसी भी तरह की रेडिएशन पड़ने से म्यूटेशन हो गया, वो सेल्स में चेंजेस आ गए, तो क्या आपके आने वाली पीढ़ी में भी आएंगे वो चेंजेस? नहीं, क्योंकि वो चेंजेस हाथ में आए। हाथ की सेल कैसी सेल है? सोमैटिक सेल। लेकिन बेटा अगर कोई चेंज हमारे टेस्टिस और ओवरीज की सेल्स में आ जाए तो, यानी कि जर्म सेल्स में, जिनको और क्या बोलते हैं? गैमीट, या फिर क्या बोलते हैं, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो आने वाली जनरेशन में चेंज आए। क्या लिखा है? कैरेक्टर्स इन दीज सेल्स आर इनहर्टेड ड्यू टू द नेक्स्ट। तो कौन से कैरेक्टर्स इनहर्ट होते हैं? वो कैरेक्टर जो जर्म सेल्स में होते हैं। कौन से नहीं होते? जो सोमैटिक सेल में होते हैं। तो किसी की पूंछ काट देना, ये सोमैटिक सेल में आया चेंज है। और थोड़ी सी कमी दिखाता हूं मैं आपको हॉलीवुड की। आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी थी? उसमें क्या दिखाया कि स्पाइडर ने आकर के पीटर पार्कर के हाथ पे काटा और चेंजेस उसकी पूरी बॉडी में आ गए। ये थोड़ा गलत है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाई एक या दो सेल हो सकती है, पूरी बॉडी थोड़ी हो सकती है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको किसी पूरे ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसको जाइगोट वाली स्टेज में ही करना होगा, क्योंकि वो जाइगोट से बना है। अब कोई बन चुका है, किसी की बॉडी पूरी बन चुकी है, उसके बाद आप उसमें जेनेटिक चेंजेस कर रहे हो, तो क्या वो दिखेंगे? नहीं। समझ गए? एक या दो सेल में आपको आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो, पूरे को थोड़ी कर सकते हो ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे इसने दो एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल दिया बच्चों इसने यूज का, कि जो इस ऑर्गन का यूज करेंगे ज्यादा वो इवॉल्व होगा ज्यादा। और दूसरा एग्जाम्पल दिया डिसयूज का। कैसे? लैमार्क ने कहा कि जिराफ के एंसेस्टर्स ने अपनी गर्दन का इस्तेमाल ज्यादा किया, जिससे उसके बच्चों में गर्दन लंबी आ गई। तो ये क्या हुआ? इवोल्यूशन बाय
यूज ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का यूज करेंगे तो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होगा। वहीं सांपों के केस में क्या देखा गया कि सांप के जो एंसेस्टर थे, लिजर्ड्स, छिपकलियां, उन्होंने चलने की बजाय रेंगना शुरू किया, वो ज्यादा फास्ट था। तो रेंगते रेंगते उनकी लिम्स की जरूरत खत्म होती गई। किसकी जरूरत खत्म होती गई? तो सांपों में लिम्स होते ही नहीं। सांप के जो एंसेस्टर है, जिनसे सांप बने, स्नेक्स, वो सब लिम्ब वाली लिजर्ड्स थी, छिपकलियां थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने क्रीपिंग मोशन शुरू किया, रेंग का चलना शुरू किया, उनके पैरों की जरूरत ना के बराबर रह गई। और आज भी देखा जाता है पाइथन और कोई भी बड़ा सांप जो है, उसका स्केलेटन जब देखते हैं ना, तो उसके हाथ पैर की हड्डियां दिखती हैं उसके कंकाल में, छोटी छोटी बोन्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स की हाथ पैर थे। तो स्नेक्स आज ऐसे बने क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसयूज किया किसका? अपने लिम्स का। इसका मतलब लैमार्क पूरी तरह गलत भी नहीं था। आप लैमार्क की बात को समझ रहे हो क्या है? कई बहुत सारी चीजें ऐसी। तो लैमार्क जो कह रहा था, वो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट्स दे रहा था। लेकिन लैमार्क की बात को फाइनली गलत साबित कर दिया गया। इसको हमेशा हमेशा के लिए खारिज कर दिया गया ऑगस्ट वीजमैन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑगस्ट वीजमैन एक साइंटिस्ट था जो चूहों के ऊपर ब्रीडिंग कर रहा था। मतलब कि उसने क्या किया, 2 चूहे लिए, मेल और फीमेल, उनकी पूंछ काट दी। पूंछ काटने के बाद उनको मीटिंग करने दिया, उनको बच्चे होने दिए। उनके बच्चों की पूंछ थी, जबकि पेरेंट्स की नहीं थी। और यही काम वो 19 जनरेशन तक करता गया। 19 जनरेशन उसने ऐसी निकाली। तो जो 20th जनरेशन आई उसमें पूंछ थी। 19 जनरेशन तक वो यही करता रहा, पूंछ काटता रहा, मीटिंग करने दो, पूंछ काटता रहा, मीटिंग करने दो, यानी कटी पूंछ वालों की मीटिंग करवाता रहा। और 20th जनरेशन में उसको फिर से वापस क्या दिखी? इससे उसको समझ में आ गया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी इनहर्ट, और इससे हमेशा हमेशा के लिए डिस्प्रूव हो गई किसकी थ्योरी? लैमार्क की थ्योरी, जो किसकी बात करती थी बेटा? इनहेरिटेंस ऑफ। इसका मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी इनहर्ट। कौन से कैरेक्टर इनहर्ट होते हैं? जो जर्म सेल्स में होता है। कौन सी सेल्स में होते हैं? वेरी गुड। तो यहां पे क्या लिखा है कि दिस थ्योरी वाज एलिमिनेटेड आउट बिकॉज इट इज प्रूव्ड दैट कैरेक्टर्स आर इनहर्टेड ओनली थ्रू प्रेजेंट इन, नॉट इन द सोमैटिक सेल्स। वेरी गुड। अब देखो, अब आए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बहुत ही फेमस थे अपने टाइम पे और आज भी है ना। इनको फादर ऑफ एवोल्यूशन भी बोलते हैं। इन्होंने किताब लिखी थी बच्चों। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अच्छा, जो बात चार्ल्स डार्विन कह रहे थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, वही बात अल्फ्रेड वेलिस भी कह रहे थे। दोनों साइंटिस्ट सेम बात कर रहे थे, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। इनका नाम तो आज आप मेरे मुंह से सुन रहे हो, लेकिन इनका नाम पहले ही सुन चुके हो। रीजन क्या है कि पूरी दुनिया घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, इंटरैक्ट कर रहे थे, तो लोग ज्यादा इनको जानते थे। जबकि दोनों का साइंटिफिक रिसर्च का कंक्लूजन यही था, नेचुरल सिलेक्शन। दोनों एक ही कंक्लूजन पे आए थे, दोनों की मेहनत एक जैसी थी। बस क्या था कि ये ज्यादा पॉपुलर थे। कौन कौन नहीं थे पॉपुलर? अल्फ्रेड वेलिस ने कई सालों तक रिसर्च करी एक जगह पर। उस जगह का नाम था मले आर्चीपेलागो। ये आर्चीपेलागो क्या होता है बच्चों? आर्चीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे टापुओं का समूह, उसे बोलते हैं आर्चीपेलागो। और जगह का नाम था मले, तो पूरा नाम है मले आर्चीपेलागो। यहाँ पे कई वर्षों तक रिसर्च करी किसने? और वो भी इसी कंक्लूजन पर आए। किस कंक्लूजन पे? जबकि डार्विन पूरी दुनिया घूमते रहे अपने समुद्री जहाज से, जिसका नाम था HMS बीगल। क्या नाम था? और अपनी समुद्री यात्रा से वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे? थोड़ा समझा देता हूं शॉर्ट में नेचुरल सिलेक्शन क्या है। नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस, यानी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हमेशा मौजूद होते हैं। नेचर की कंडीशन डिसाइड करती है कि कौन सर्वाइव करेगा। जैसे मान लो कि एक मेल डॉग है और एक फीमेल डॉग है, और मीटिंग करा मई जून के सीजन में। 2-3 महीने बाद उनको पपीज हो गए। लेकिन जिस सीजन में उनको पपीज हुए ना, मतलब अगस्त का महीना, बहुत गर्मी थी, और उनके हुए 5 पपीज। उन 5 में से 2 की जो फर है, हेयर लाइनिंग, वो बहुत पतली थी। बाकी 3 के फर कोट बहुत मोटे थे। तो गर्मियों के हिसाब से कौन फिट है? ऑब्वियसली जिनके स्किन पे बाल कम है, फर पतला है जिनका, तो वो सर्वाइव करके बाकी 3 पपीज गर्मी से मर गए हाफते हाफते। अब सेम कपल रिप्रोड्यूस करता है विंटर्स में, सर्दियों में, मतलब कि दिसंबर में। उनको पपीज होते हैं फेब में, या मतलब कड़ाके की ठंड में होते हैं। अब वही सेम सेट पैदा होता है, मतलब 3 अच्छे फर कोट मोटे वाले और 2 पतले फर कोट वाले। किन पपीज के सर्वाइव होने के चांस ज्यादा है? आप समझे इसका मतलब नेचर में वेरिएशन हमेशा से थे। ये प्रकृति है जो डिसाइड करती है कि कौन फिट है और कौन। आया समझ में? यानी फिटनेस इज डिसाइडेड बाय द नेचर। वेरिएशंस तो हमेशा से रहे। जब आप लूडो खेलते हो, डाइस रखते हो, डाइस में नंबर कुछ भी आ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे 6 आना, 1 आना अच्छा माना जाता है, गोटी खुलती है, या बहुत 6 में तो आगे तक चले जाते हैं।
लेकिन कभी कभी ये अनलकी भी होता है कि मान लो 6 पे आते सीधा आप कट रहे हो, समझ गए ना? हाँ 3 से आ जाए तो खत्म ही हो गया। कहने का मतलब ये है कि फिटनेस का कोई एक पैरामीटर नहीं है कि ये कर लो तो फिट हो जाओगे। आप अपनी लाइफ में ही देख लो ना, बचपन में फिटनेस का मतलब अलग था, अभी क्या एजुकेशन है, थोड़े टाइम बाद चेंजेस हो जाएंगे। मतलब हर जगह आपको खुद को प्रूव करने की जद्दोजहद में लगे रहते हो। ऐसा थोड़ी कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो हर क्षेत्र में अच्छा है, हो सकता है बाकी चीजों में इंट्रोवर्ट हो, और ऐसा भी नहीं है कि जो बाकी चीजों में बहुत अच्छा हो पढ़ाई में अच्छा हो, और जो इन दोनों में अच्छा है हो सकता है वो हेल्थ में पुअर हो। समझ लो, मल्टी डायमेंशनल है दुनिया, मतलब आपको हर डायमेंशन में हाथ पैर मारने। फिट होने का मतलब टू सर्वाइव बेटर, किसी भी माहौल में ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाना, अपने बच्चे पैदा कर पाना, और बच्चे पैदा तभी कर सकते हैं जब खुद को जिंदा रख पाए। डार्विन बहुत ही क्लियर बात बोलता है, कहता है कि इन अ पॉपुलेशन ओनली द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव, जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, एंड विल रिप्रोड्यूस मैक्सिमम, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रजनन करेगा ताकि अपने हेल्दी बच्चे पैदा करे। आप जिंदा हो, ठीक ठाक हो, इसका मतलब पता है क्या है? आपके जो पूर्वज थे ना वो तगड़े थे। प्रूफ है इस बात का, क्योंकि अगर वही कमजोर होते, उनको जेनेटिक डिसऑर्डर होते, आप होते आज इस दुनिया में? नहीं होते ना। आपके होने का मतलब क्या है कि आपकी जो पीछे की जो खानदान है, जो आपकी फैमिली लाइन है, वो हेल्दी है, वो सक्सेसफुल लोगों की है, तभी तो आप एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते, हेल्दी नहीं होते, तो क्या आप होते? इसका मतलब अगर किसी को पैदाइशी बचपन से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके खुद के बचने के चांसेस बहुत कम है, फिर वो रिप्रोड्यूस करे वो तो और भी कम चांस है। इसका मतलब जो हेल्दी और स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। और एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स का मतलब बाकी मर जाते हैं कंपटीशन में, ओनली जो तगड़े वो बचते हैं। एंड दे रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर टू प्रोड्यूस हेल्दी ऑफस्प्रिंग, अच्छे तगड़े बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो तगड़े बच्चे और तगड़े बच्चे पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी स्पीशीज और वक्त के साथ साथ बेटर होती जाती है, कमजोर हटते जाते हैं और स्ट्रांग बचते जाते हैं। आ रहा है समझ में? इवोल्यूशन। और ये सिलेक्शन कौन करता है कि कौन बेटर है? नेचर डिसाइड करता है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, थॉमस मैल्थस ना बायोलॉजी से लेन देन ही नहीं था इनका, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट समझते हैं ना, अर्थशास्त्री, तो अकाउंट्स वगैरह ये कॉमर्स लाइन से। तो थॉमस मैल्थस ने जो बात कही उससे इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल गया डार्विन को। कैसे? इन्होंने इन्फ्लुएंस किया अपने काम से डार्विन को। कैसे? देखो, थॉमस मैल्थस का ये कहना था, ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, ये फूड रिसोर्सेज है, और जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हो ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। मतलब जैसे जैसे वक्त बीतेगा, टाइम बीतेगा, वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। और पॉपुलेशन का अगर आप ये ग्राफ देखो ध्यान से तो आपको दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, ये जे शेप्ड कर्व है। कैसी कर्व है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है, फूड रिसोर्सेज कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि फूड रिसोर्सेज रह गए कम और पॉपुलेशन होगी ज्यादा। इस पॉइंट के बाद ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंपटीशन स्टार्ट। इससे पहले नहीं था, क्योंकि इससे पहले फूड रिसोर्सेज ज्यादा थे, पॉपुलेशन। अभी क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है और खाने की चीजें कम है। आप खुद सोचो जरा, 12th के बाद अगर आपको ये पक्का पता होता कि मेरे को एमबीबीएस में एडमिशन मिलने वाला है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कंपटीशन होता किसी तरह का? नहीं। सोचो जरा, हमारे देश में अगर जितने बच्चे 12th करते हैं हर साल, उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स होती तो कंपटीशन होता? हर बच्चा संतुष्ट होता है, मेरा तो एडमिशन ही लेना है बस, क्या है, कुछ ही नहीं है। लेकिन स्थिति बिल्कुल उल्टी है, सीटें कम है, बच्चे क्या बढ़ गया? अब इस कंपटीशन से इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम ये है कि जो स्ट्रांग बच्चे हैं मेंटली, है ना, जो स्ट्रांग बच्चे हैं, जिनका अपने स्टडी पे बहुत अच्छा पकड़ था, जो पढ़ा वो याद रहा, जिसको मेमोरी बहुत अच्छी है, जिसकी जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग असिस्टेंट बहुत अच्छा है, वो बच्चे आगे निकल रहे हैं। और जो बच्चे थोड़े स्लो वो भी निकल रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। इससे क्या हो रहा है? क्रीम अच्छे बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं, खराब मतलब जो अंडर एवरेज है। अब मान लो अगर हर किसी को एमबीबीएस कराती गवर्नमेंट, हर किसी को एक, और ऐसे बच्चे को भी एमबीबीएस कराती जिसके 150 नंबर भी नहीं आते, 100 नंबर भी नहीं आते, तो उसको कितने थर्ड क्लास डॉक्टर्स बनते? नहीं आया समझ में? तो डॉक्टर्स का अपना एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि कंपटीशन है। हाँ, कंपटीशन से क्या होता है? बेटर लोग ही निकल के आगे आते हैं। कंपटीशन जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। इवन हमारा पैदा होना भी तो एक कंपटीशन का आउटकम है। इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करते हैं, तो कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज किया हो जो सबसे बेस्ट होता है, मतलब जिसकी मोटिलिटी फास्ट होती है, जो हेल्दी होता है, वही तो जाता है, बाकी सब तो रह जाते हैं ना पीछे। लेकिन थॉमस मैल्थस ने इकोनॉमिस्ट होते हुए किसको सपोर्ट कर दिया? डार्विन को। और डार्विन उस समय का बड़ा फेमस साइंटिस्ट था, तो उसने अप्रिशिएट किया इसको, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस था किसकी बात से? क्योंकि थॉमस मैल्थस की बात इनडायरेक्टली सपोर्ट तो इसी को कर रही थी ना, किसको? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को। समझ में आया ना आपको? इस पॉइंट के बाद क्या हो गया? फूड रिसोर्सेज हो गए लिमिटेड, और क्या स्टार्ट हो गया? कंपटीशन फॉर।
और डार्विन भी तो यही कह रहा था कि नेचर में कंपटीशन होता है, कंपटीशन में जो बेटर है वो बचते हैं और वो सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ज्यादा से ज्यादा। सेम बात इन्होंने भी कह दी। तो यहाँ पे जो 3 फोटो लगी है ना, ये तीनों ने एक जैसी बात करी है। इन दोनों तो बिल्कुल सेम बात करी है, उसने अलग एंगल से बता दिया क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट था। ओके, अब डार्विन की थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट। पहला की कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट ये कहता है कि अलग अलग स्पीशीज किसी एक कॉमन एंसेस्टर से आई है। आप खुद को पर्सनली लो इस एग्जांपल को, आपके जो दादा दादी हैं उनके आप अकेले पोते नहीं हो या पोती हो, और भी हैं, आपके चाचा के भी बच्चे हैं, नहीं हुए तो हो जाएंगे, और आपके ताऊजी के भी हैं। मतलब योर फैमिली इज लाइक अ ट्री एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स वर लाइक स्टेम, है ना, यहाँ से शुरू, फिर उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे हुए। बट क्या आपके कजन्स और दूर दूर के कजन सेम हो? नहीं, बहुत फर्क है। हो सकता है आप स्टडीज में, पढ़ाई में उनसे बहुत पीछे हो सकता है हेल्थ वाइज आप उनसे बहुत स्ट्रांग हो, मैच नहीं है। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। आपके सगे भाई बहन में भी डिफरेंस है बट वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके जो दूर के कजन है उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्यों है डिफरेंस बहुत ज्यादा? क्योंकि वो एक अलग शहर में रहते हैं, अलग स्कूल में जाते हैं, उनका बोलने का तरीका अलग है, उनकी प्रायोरिटीज अलग है, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस से क्या हो गया, वो एक अलग माहौल में अडेप्ट हो गए, वो वहां के हिसाब से हो गए। आ रहा है कुछ समझ में आपको? तो ये कॉमन एंसेस्टर एक ही है, इसी कॉमन एंसेस्टर से ये एंजियोस्पर्म्स आए, इसी कॉमन एंसेस्टर से ये बाकी प्लांट्स आए, इसी से इंसेक्ट्स आए, इसी से बटरफ्लाई, इसी से फिशेस, मतलब ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर से आए। तो ब्रांचिंग नहीं हो गई। और डिसेंट क्या होता है? डिसेंट मतलब डेवलप होना। डिसेंट्स क्या होता है? डिसेंट का मतलब शाखा होता है, ब्रांच। जैसे हम सब ना अपने दादा दादी के वंशज हैं। वंशज को हिंदी में वंशज बोल दिया, इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडेंट्स। वी ऑल आर डिसेंडेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स, आवर ग्रेट पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके हम क्या है? डिसेंडेंट्स हैं। तो डार्विन ये कह रहा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म, मतलब जो हमसे पहले एग्जिस्ट करते थे। आज से 200 साल पहले आपके दादा के पापा होंगे, कहीं भी होंगे, वो जो भी कर रहे होंगे वो आपके क्या थे? एंसेस्टर। और उनके बच्चों के बच्चे आज, और कई रिलेटिव तो आपके ऐसे जिनको आप जानते भी नहीं हो लेकिन वो हैं। तो वो अलग अलग ब्रांच है, क्या है वो? अलग अलग। और आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आज से 200 साल पहले वो सब क्या थे? आ रहा है समझ में? फिर आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि भाई नेचर की कंडीशन चेंज होने पर जो तगड़ा है वही बचेगा। इसको ऐसे देखो, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और इस प्लेट में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, और ये बहुत सारे बैक्टीरिया 2 तरह के हैं, ब्लू और रेड। जो ब्लू दिख रहे हैं आपको और जो रेड दिख रहे हैं, 2 तरह के बैक्टीरिया दिख रहे हैं ना। इस मीडियम में मान लो हम एक जहरीला केमिकल एंटीबायोटिक डाल देते हैं, तो एंटीबायोटिक डालने पर बहुत बड़ी आबादी ब्लू की खत्म हो गई। रेड 2 थे लेकिन वो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस था। और ये ब्लू क्यों बच गए? क्योंकि इनके अंदर भी रेजिस्टेंस था, तभी तो बच गए। बाकी सारे ब्लू खत्म हो गए। किसके लिए रेजिस्टेंस था इनके अंदर? एंटीबायोटिक के लिए। फिर जैसे जैसे वक्त बीता, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, आबादी बढ़ाई 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 बढ़ाई। आप देखो ब्लू कम बढ़े, उल्टा 4 से 3 हो गए, उतने ही रह गए। लेकिन रेड बढ़ते गए क्योंकि रेड के अंदर क्या था? रेजिस्टेंस। तो अब कुछ टाइम बाद आप पहले वाली पॉपुलेशन देखो और अब वाली पॉपुलेशन देखो, फर्क दिखा आपको? पहले की पॉपुलेशन में ब्लू बैक्टीरिया ज्यादा थे, अभी रेड वाले ज्यादा है। यानी कंडीशन चेंज करते ही फिटनेस का मतलब, पहले की कंडीशन के हिसाब से फिट वो था जो ब्लू था, और नई कंडीशंस के हिसाब से फिट वो है जो रेड है। यानी नेचर की कंडीशंस के हिसाब से जो सरवाइव बेटर करता है वो फिट होता है, और फिटेस्ट इंडिविजुअल के ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, a bacterial colony A growing on a given medium, if the medium composition change, only a part of population can survive under new condition. This variant population B outgrows the other. Outgrows the other मतलब दूसरों के मुकाबले ज्यादा होना। यहाँ पे किसने आउटग्रो किया? रेड वालों ने। अदर का मतलब क्या है? ब्लू। outgrows the others and appears as a new species. तो इससे हमें समझ में आता है कि B is better than A under new, thus nature selects for, इसका मतलब नेचर किसको सिलेक्ट करता है? जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है। तो डार्विन की थ्योरी के कितने की कॉन्सेप्ट्स थे? पहला की कॉन्सेप्ट क्या था? इसका मतलब ये था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स। बोलो मेरे साथ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स। और दूसरा क्या कहता है? नेचुरल, यानी इन नेचुरल कंडीशंस ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव बेटर रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर, वही अपने बच्चे ज्यादा पैदा करें। अब नेचुरल सिलेक्शन के लिए बता रहे हैं कि भाई ये सारे फैक्ट्स होने चाहिए,
जैसे कि एक एक करके मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, छोटे छोटे बदलाव होने चाहिए जो पेरेंट्स से बच्चों में जाएंगे। ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ये कैसे? देखो, सिकल सेल एनीमिया एक वेरिएशन ही तो है। हम सबके पास हीमोग्लोबिन का जीन है, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के पास भी है, लेकिन उनका HbS है, सो इट्स अ वेरिएंट। क्या है एक? लेकिन क्या ये बेनिफिशियल है? हार्मफुल है। याद करो, मैंने आपको HIV वाला टॉपिक जब पढ़ाया था तो बोला था कि यूरोप की 10% आबादी के पास डेल्टा 32 जीन्स है, और वो डेल्टा 32 जीन में म्यूटेशन की वजह से वो लोगों को कभी जिंदगी में एड्स नहीं होगा। तो वो वेरिएशन कैसा था? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल यानी बदलाव होता है, वो अच्छा भी हो सकता है। हाँ, बदलाव है वो। जैसे फॉर एग्जांपल NTA कल को अनाउंस करता है कि हम नीट के पेपर में ये चेंजेस कर रहे हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, मान लो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डालते हैं। अब ये जो उन्होंने फैसला लिया कि हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी डालेंगे, 20 क्वेश्चन जीके से डालेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह से, ये कुछ के लिए तो बड़ा खतरनाक होगा। किन के लिए? जो सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, है ना। और कुछ के लिए बहुत अच्छा होगा, जो रील्स देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, अपडेटेड रहते हैं, उनके लिए अच्छा होगा, यार चलो कुछ तो नॉलेज ऐड होगी। समझ में आया? मतलब बदलाव है, वो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब देखो, अगर पॉपुलेशन कम होगी और फूड ज्यादा होगा तो कंपटीशन होगा ही नहीं। कंपटीशन के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? ओवर प्रोडक्शन। पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, पॉपुलेशन साइज ग्रोस एक्सपोनेंशियली। याद है वो कर्व कैसा था? जे शेप्ड कर्व कब आता है? जब ड्यू टू मैक्सिमम रिप्रोडक्शन। तीसरी बात क्या होनी चाहिए? लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। इस दुनिया में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। इवन नॉट योर ब्रेथ, सांसें भी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रेथ्स, लिमिटेड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, तो ये सब लिमिटेड है, अनलिमिटेड कुछ नहीं है। तो जब लिमिटेड होंगे रिसोर्सेज तो ऑटोमेटिकली क्या स्टार्ट हो जाएगा? कॉम्पिटिशन। रिसोर्सेज नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है रिसोर्सेज थोड़ी बढ़ जाते हैं, रिसोर्सेज तो उतने ही रहने वाले। समझ रहे हो? नेक्स्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने की जद्दोजहद। कॉम्पिटिशन, इट इज द कॉम्पिटिशन अमंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिसोर्सेज सो दैट पॉपुलेशन साइज इज लिमिटेड। फिर अगला आता है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। सर्वाइव, जिंदा रहना। जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करना चाहता है। इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म विद, ध्यान सुनना, ऑर्गेनिज्म विद बेनिफिशियल वेरिएशंस कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज बेटर, हेंस दे सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जैसे अभी कोरोना जब गुजरा, बहुत लोग मारे गए। ज्यादातर कौन लोग मारे गए होंगे? जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी कोरोना के लिए। लेकिन कुछ लोगों को कोरोना हुआ भी, ठीक भी, उन्हें पता भी नहीं चला। इसका मतलब देवर इम्यून। तो इसका मतलब जिनके अंदर इम्यूनिटी थी वो एक तरह का बेनिफिशियल वेरिएशन था, वो जिंदा बच गए। तो वो प्रजनन करके कैसे बच्चे पैदा करेंगे? जिनके अंदर रेजिस्टेंस है। सो हेंस दे सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द। इट लीड्स टू चेंज इन पॉपुलेशन। इससे पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगा। आ रहा है समझ में? एंड न्यू फॉर्म्स अपीयर, और समय के साथ साथ एक नई फॉर्म आ जाएगी। फिर आते हैं ह्यूगो डी व्राइस। ये भी वही कहना चाह रहे थे जो डार्विन कह रहा था, लेकिन कहने का तरीका बहुत अलग था। बात वैसी है, मतलब बात ही भी इवोल्यूशन की कर रहे हैं, लेकिन इनका जो बोलने का जो तरीका था, इनके जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल अलग है डार्विन से। डार्विन कहता है चेंजेस धीरे 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 स्लोली आते हैं, एक डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। इनका कहना था चेंजेस रैंडम आते हैं और बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, लार्ज चेंजेस अराइजेस सडनली। किसी के अंदर कैसा भी बदलाव आ सकता है। ह्यूगो डी व्राइस ने रिसर्च कर रखी थी एक प्लांट पे जिसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज। क्या नाम है इस प्लांट का? इसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। लेमार्क साइंटिस्ट का नाम आ रहा है इसमें, बट उससे कोई लेना देना नहीं है। नाम क्या है? ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। एंड बिलीव दैट इवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू म्यूटेशन। ये जो वर्ड है ना म्यूटेशन, ये जो शब्द है म्यूटेशन, ये इन्हीं का दिया हुआ है। किसके दिया हुआ है? डार्विन ने तो वेरिएशन बोला था। डार्विन ने क्या बोला था? छोटे छोटे बदलाव। इन्होंने बड़े चेंजेस के लिए वर्ड दिया क्या? म्यूटेशन। की जो इवोल्यूशन होता है वो म्यूटेशन से होता है। देखो इन्होंने क्या कहा था। डार्विन कहता था कि वेरिएशन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, और कैसे होते हैं? और एक ही डायरेक्शन में चेंज आता है। मतलब कैसे होते हैं? और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आते हैं। मतलब कैसा होता है इवोल्यूशन? ग्रेजुअल होता है। जबकि म्यूटेशन ह्यूगो डी व्राइस के हिसाब से म्यूटेशनल वेरिएशन कैसे होते हैं? सडन होते हैं, रैंडम होते हैं, किसी के अंदर कुछ भी चेंज आ सकता है, और डायरेक्शनलेस होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ह्यूगो डी व्राइस गलत है, डार्विन सही है, और ऐसा भी नहीं है कि डार्विन गलत है और ह्यूगो डी व्राइस सही है। दोनों साइंटिस्ट अपनी अपनी फील्ड्स के महारथी थे, दोनों ने अपनी अपनी जगह से सही बोला है। देखो जो जैसा ऑब्जर्व करेगा वो वैसा बोलेगा। डार्विन ने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से डार्विन सही बोल रहा है, लेकिन ह्यूगो डी व्राइस का भी कहना सही है, क्योंकि जिस पौधे पे ह्यूगो डी व्राइस ने रिसर्च करी उसमें चेंजेस बहुत जल्दी आते थे। कौन से प्लांट में?
इवनिंग प्रिमरोज में, इसका मतलब वो भी गलत नहीं था। गलत कोई नहीं है, आपको बस दोनों की स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू डार्विन एंड म्यूटेशंस एज पर ह्यूगो डी व्राइस। तो आपको 3 पॉइंट दोनों में डिफरेंसेस के लिखने हैं। क्या आप लिख पाओगे? तो डार्विन के हिसाब से जो वेरिएशंस है वो कैसे हैं और कैसे है और क्या है और ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल समझते हो ना, स्टेप बाय स्टेप। जबकि जो ह्यूगो डी व्राइस है उसके हिसाब से चेंजेस कैसे हैं, रैंडम है। और ह्यूगो डी व्राइस ने एक नया शब्द दिया इसके लिए, सॉल्टेशन। इसका नमक से कोई लेना देना नहीं है, शब्द याद रखना, सॉल्टेशन। क्या? दिट मीन्स सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्या? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस फॉर इवोल्यूशन। तो आपको तीनों साइंटिस्टों के बारे में समझ में आया, ठीक है? तीनों की थ्योरी समझ में आ गई, वो डार्विन, थॉमस मैल्थस और लैमार्क। फिर उसके बाद आपको इन दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया। डार्विन की थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। लैमार्क की थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी इनर्ट, और उसकी थ्योरी को गलत साबित किया था ऑगस्ट वीजमैन ने, चूहे की पूंछ काटने वाले एक्सपेरिमेंट से। मैंने होमोलोगस एनालोगस पढ़ा दिए थे ना, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं? होमोलोगस। अच्छा, क्या मैंने आपको वो पढ़ा दिया था, अडेप्टिव रेडिएशन? यही पढ़ाया था अभी। अडेप्टिव रेडिएशन क्या है बच्चों? अडेप्टिव, इसका मतलब होता है इवोल्यूशन बाय अडेप्टेशन। इवोल्यूशन बाय अडेप्टेशन। दो तरह का, अब इवोल्यूशन तो आपने पढ़ा ही ना, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? एक जगह पे इकट्ठे हो जाना है ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ, मतलब अलग अलग ओरिजिन से आए और एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए, तो क्या बोलेंगे बेटा? लेकिन फैलने को क्या बोलेंगे? अडेप्टिव रेडिएशन क्या है? बुक में देखो डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ चेंज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएट्स टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। मतलब ये एक बदलाव है जो एक जगह से शुरू होगा और बदलाव धीरे 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 बाकी इलाकों में भी फैलेगा। फैलेगा, फैलने की वजह से तो रेडिएशन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं रेडिएशन? क्योंकि वो चेंज फैलने वाला चेंज है, तो इसीलिए रेडिएशन बोला। और अडेप्ट हो रहे हैं, माहौल के हिसाब से डल रहे हैं, तो क्या बना शब्द अडेप्टिव। ये कितने तरह का होता है? एक होता है कन्वर्जेंट और एक होता है, कन्वर्जेंट में क्या होता है कि भाई अलग अलग जगह से ऑर्गेनिज्म आकर एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? कॉन्टिनेंट के साथ साथ कंट्री, कंट्री के साथ साथ कॉन्टिनेंट भी है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में जो लाखों साल से मैमल्स रह रहे थे वो यहीं पे रह रहे थे, वो कहीं बाहर से इसमें आ नहीं सकते थे, यहाँ से कहीं बाहर। भाई बर्ड्स वगैरह फिर भी आ सकते, लेकिन क्या मैमल्स जा सकते थे? नहीं। इसका मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में रहा वो वहीं फंस गया, और अलग अलग मैमल्स यहाँ पे रह रहे थे, सब एक साथ इकट्ठे हो गए और सब ने अपने अंदर एक चेंज लेकर आए। बताओ वो चेंज क्या था? वो चेंज था ब्रूड पाउच, एक थैली डेवलप करना जिसमें बच्चा पलता है, जिस कंगारू के पास होता है ना वो। अच्छा, डाइवर्जेंट में क्या था? डाइवर्जेंट में एक चिड़िया थी, स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिसका जिक्र डार्विन ने अपनी किताब में भी किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। ये चिड़िया आसपास के सभी आइलैंड्स पे पाई जाती थी। कौन से आइलैंड्स? गैलापेगोस आइलैंड। क्योंकि गैलापेगोस कोई एक आइलैंड नहीं था, गैलापेगोस भी कई सारे आइलैंड्स थे। अलग अलग आइलैंड्स पे बर्ड रहती थी, अलग अलग तरह का खाना खाती थी, कहीं पे फिश खाती थी, कहीं पे इंसेक्ट्स, कहीं पे फ्रूट्स, कहीं पे फ्रूट के सीड्स खाती थी। तो जैसा ये बर्ड खाती थी, इसकी चोंच भी वैसी हो गई।
हाँ, यस वही टॉर्टोइस वाला, एबिंगडन टॉर्टोइस यहीं तो एक्सटिंक्ट हुआ था, इसलिए गया था डार्विन वहां पे रिसर्च के लिए। वो तो अनजाने में उससे बकरियां छूट गई वहां पे, बकरियां छोड़ने थोड़ी गया था वहां पे, वो गया था रिसर्च करने। तो डार्विन से कुछ बकरियां छूट गई होंगी, उन बकरियों ने कंपटीशन करके एबिंगडन टॉर्टोइस को कर दिया खत्म, वो एक अलग टॉपिक था। अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि डार्विन ने अपनी बुक में जिक्र किया था एक पक्षी का, उसका नाम था स्मॉल ब्लैक बर्ड। अब क्योंकि बुक में जिक्र था इसीलिए साइंटिस्ट इस बर्ड को बोलते हैं डार्विन फिंचेस। क्या बोलते हैं? फिंच का मतलब चिड़िया ही होता है, तो डार्विन फिंचेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि डार्विन की बुक में इसका नाम है, किसका? स्मॉल ब्लैक बर्ड। अब इस स्मॉल ब्लैक बर्ड में देखो कितना चेंज है, मतलब कहीं तो इसकी चोंच बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी है, कहीं पे इसकी चोंच बहुत नुकीली हो चुकी है छोटी सी इंसेक्ट्स खाने के लिए, कहीं पे थोड़ी लंबी हो गई है ना, अलग अलग जैसा खाना इस बर्ड ने खाना शुरू किया जिस आइलैंड पे जाके, वहां पे जाके इसकी चोंच मॉडिफाई हो गई। तो ये जो चेंज आया है बेटा, ये ड्यू टू अडेप्टेशन आया है, यानी इस बर्ड का इवोल्यूशन हुआ है ड्यू टू अडेप्टेशन। और हमने अभी पढ़ा इवोल्यूशन ड्यू टू अडेप्टेशन को अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, यानी हमें यहाँ पे एक अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वाला फैल रहा है, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इनर्ट नहीं होते। हाँ, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर ये मतलब थोड़ी है कि भाई जैसे किसी बर्ड ने फ्रूट्स के सीड चबा के खाना शुरू किया, अब जो अपने जिसकी चोंच स्ट्रांग होगी, जो बीजों को तोड़ पाएगा वही तो पेट भर पाएगा, जिसकी चोंच में ताकत ही नहीं होगी वो कैसे कर पाएगा? इसका मतलब जो पेट भर पा रहे होंगे बर्ड्स अपने, वही जिंदा रहेंगे। इसका मतलब ये भी है कि जो जिंदा रहेंगे बच्चे करेंगे, और जो बच्चे पैदा करेंगे उनके बच्चों की चोंच स्ट्रांग होगी, क्योंकि पेरेंट्स के पास वो गुण है, वो जेनेटिक कैरेक्टर के जीन्स में है वो। फिर ऐसे ही बच्चों ने आपस में रिप्रोड्यूस किया होगा, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने सिलेक्ट किया, तो नेचर की कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट हुए। ऐसा नहीं कि डार्विन ने इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया और वो मॉडिफिकेशन हमेशा के लिए हो गया, नहीं, ये नेचर ने ही सिलेक्ट किया है। अच्छा, दूसरा है कन्वर्जेंट का एग्जांपल। कन्वर्जेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल क्या होते हैं बच्चों? मार्सुपियल मैमल्स ही होते हैं, हम लोग भी मैमल है, लेकिन हम में और मार्सुपियल में एक बड़ा फर्क है, हमें प्लेसेंटल मैमल, हम क्या है? हमारा बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट लेता है, पूरा बनकर पैदा होता है, मतलब उसकी त्वचा बन गई होती है। लेकिन मार्सुपियल्स के बच्चे पूरी तरह बने नहीं होते फिर भी जन्म ले लेते हैं। कंगारू का बच्चा जब पैदा होता है तो बस वो मांस के टुकड़े जैसा होता है ना, उसकी स्किन बनी होती है ना, आंखें खुली होती है, वो बहुत इमेच्योर होता है, और पैदा होकर के वो सीधा मदर के अपने ब्रूड पाउच में घुसता है और वहीं पे मेमोरी ग्लैंड से दूध पी के बड़ा होता है। मतलब ये एक तरीके से कह लो आधी प्रेगनेंसी वाले, जैसे हम लोग की प्रेगनेंसी कंप्लीट प्रेगनेंसी होती है प्लेसेंटल मैमल्स की, इनकी हाफ प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी को दो हिस्सों में बांट दिया उन्होंने, आधा यूट्रस के अंदर और आधा एक पाउच में। कौन से पाउच में? तो मार्सुपियल कोई कंगारू, अकेले सिर्फ कंगारू थोड़ी है, कंगारू के अलावा और भी है, देखो वॉम्बैट, बेंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, टेस्मेनियन वॉल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर माउस, इन सबके पास है वो थैली। कौन सी थैली? तो चेंज एक में आया कि सब में आया? यानी चेंज फैला है, लेकिन वो चेंज क्या ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी आया है? नहीं, वो वहीं पे हुआ है। और क्या इन सबके एंसेस्टर कॉमन है? नहीं, इनके डिफरेंट एंसेस्टर है, लेकिन इन्होंने कैरेक्टर एक जैसा डेवलप किया, सो दे आर डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। कन्वर्जेंट हो गया ना? क्या हो गया? वहां डार्विन फिंचेस में क्या हो रहा था, एक जगह की चिड़िया जिसके एंसेस्टर कॉमन है वो अलग अलग जगह जाके अडेप्ट होगी, डाइवर्ज हो गई थी। क्या हो गई थी? ये अलग अलग जगह के एक ही जगह पे कन्वर्ज हो गए, एक ही जगह पे क्या हो गए, और इन सब ने डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर होते हुए भी एक जैसा गुण डेवलप किया, और वो गुण क्या था? ब्रूड पाउच, यानी एक थैली जिसमें ये अपने बच्चे को नरिशमेंट दे सकते हैं। कौन? ऑस्ट्रेलियन। आया समझ में? ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स। सबने इसलिए किया होगा क्योंकि ये वहां के टाइम पर, मतलब उस जगह पे सरवाइव होने के लिए बेटर रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया, बता रहा हूँ, एक मिनट जाओ। जो ऑस्ट्रेलिया है, देखो ऑस्ट्रेलिया में हर तरफ इसके जो सराउंडिंग है वो सब पानी है ना, तो कोई आ सकता है क्या यहाँ पे? कोई आ नहीं सकता। कोई यहाँ से बाहर जा सकता है? तो जो यहाँ है वो यहीं का रह गया ना, ओके, जो यहाँ का है वो यहीं का होके रह गया। कहाँ की बात हो रही है?
तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी रह रहे थे मैमल, उन्हें पूरी दुनिया से क्या मिल गया? आइसोलेशन। पूरी दुनिया से क्या मिल गया? अलग थलग रह गए वो, और इस अलग थलग रहने की वजह से वो एक अलग ही तरीके से इवॉल्व हो गए। उन सब में क्या डेवलप हो गया? ब्रूड पाउच। क्या डेवलप हो गया उन सब में? और वो ब्रूड पाउच सिर्फ एक स्पीशीज में नहीं आया, सब में आया, अलग अलग स्पीशीज में आया, और वो सब कहलाए बाद में मार्सुपियल्स। सर तो ये इनकी एडाप्टेशन, ये जो एवोल्यूशन हुई है इनकी ब्रूड पाउच की, इसमें कितने साल लगे होंगे? हजारों साल लगे होंगे, क्योंकि कोई भी चेंज अचानक तो आता नहीं। सर तो अभी अगर हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाए जिससे ह्यूमंस में भी ऐसे म्यूटेशन आने लग जाए, तो 1000 साल में ह्यूमंस के ऑथराइज्ड स्पीशीज भी होमो। बिल्कुल हो सकता है। अब बात करते हैं बायोजेनेटिक लॉ। ये क्या भाई बायोजेनेटिक लॉ? व्हाट इज बायोजेनेटिक लॉ? देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। क्या नाम था इनका? इन्होंने जल्दबाजी में एक बात बोल दी। जल्दबाजी में कैसे? इन्होंने जल्दबाजी में एक लॉ दे दिया, ये नाम है अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने जल्दबाजी में एक लॉ दे दिया, ये था बायोजेनेटिक लॉ। एक नियम दे दिया। इस लॉ के अकॉर्डिंग ऑन्टोजेनी recapitulate phylogeny. Ontogeny recapitulates इसका क्या मतलब है भाई? ऑन्टोजेनी का मतलब समझो। इसका मतलब है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और फाइलोजेनी का मतलब? फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसा ये कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि जब एक बच्चा अपनी माँ के अंदर बन रहा है, ह्यूमन फॉर एग्जांपल, तो पहले फिश जैसा होता है, फिर वो थोड़ा डेवलप होता है तो वो एक एम्फीबियन जैसा होता है, थोड़ा और इवॉल्व होता है तो बच्चा कुछ कुछ एक रेप्टाइल जैसा होता है, और फाइनली हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं एज अ मैमल। ये बात बोली थी, किसने बोली थी ये बात? तो ये जो आप देख रहे हो रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिश, ये क्या है? ये कॉमन एंसेस्टर, ये मतलब कॉमन एंसेस्टर नहीं, ये हमारी एंसेस्ट्रल स्टेजेस है। क्या है? एंसेस्टर। और ये हम है। तो बायोजेनेटिक लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो इतिहास दोहराता है। इतिहास को दोहराने को क्या बोलते हैं? ध्यान दो, दोहराने को बोलते हैं रिकैपिचुलेट। दोहराने को क्या बोलते हैं? रिकैपिचुलेट। मतलब इनका ये मानना था कि जब एम्ब्रियो बड़ा होता है तो अपने पूर्वजों की नकल करता हुआ बड़ा होता है, इवोल्यूशन को दिखाते हुए। जैसे कि हम जब बन रहे थे तो हम पहले फिश जैसे थे, फिर एम्फीबियन जैसे, फिर रेप्टाइल, और फाइनली हम एक मैमल बन के पैदा होते हैं। तो एक बच्चा जब, चाहे वो अंडे के अंदर बन रहा हो, चाहे वो यूट्रस के अंदर बन रहा हो, मतलब ये सब सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे थे, ये बात कर रहे थे ऑल वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट कौन है? जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अर्नस्ट हैकेल का मानना था कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव सिमिलर एम्ब्रियो। सारे वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो क्या होता है? सिमिलर होता है। ऐसा मानना था किसका? ये देखो, लेकिन इस बात को एकदम गलत साबित कर दिया कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। किसने कर दिया? इन्होंने इनकी बात को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? हमेशा हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। किसने कर दिया? कार्ल अर्नस्ट। इन्होंने पाया कि एम्ब्रियो नेवर पासेस, देखो क्या लिखा है, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ, एम्ब्रियो कभी भी दूसरे जानवरों की अडल्ट स्टेजेस को पास नहीं करते। यानी सबके एम्ब्रियो अलग अलग होते हैं, सबके एम्ब्रियो अलग अलग होते हैं। इसके बाद आते हैं नेचुरल सिलेक्शन पे। नेचुरल सिलेक्शन, अगर हमारी वजह से नेचुरल सिलेक्शन पे असर पड़े, हम ह्यूमंस की हरकतों से, तो बेटा उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं? हाँ,
एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन इंड्यूस्ड, इंसानों के द्वारा करवाया गया। कोई चीज अगर हम लोगों की वजह से हो रही है ना, या हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसके दो एग्जांपल है, पहला है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स। ये रेजिस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंट नहीं बेटा, रेजिस्टेंट का मतलब होता है ढीठ हो जाना, बेअसर हो जाना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, बट ऐसे ही मान लो कि आपको अभी गुलाब जामुन दिया गया खाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल उसमें शुगर सिरप में भीगा हुआ है, ठीक है, आपके मुंह में अभी गुलाब जामुन है, फील करो अभी मुंह में आपके गुलाब जामुन मीठा मीठा, जस्ट इमेजिन, निकल गए आप, थोड़ी देर बाद आपको गर्मा गर्म चाय मिलती है, मीठी चाय, कैसी लगेगी? चाय मीठी है, लेकिन क्यों? भैया आपने ज़्यादा शुगर ले लिया ना पहले ही। तो उसी तरह एक बार क्या था, मैं बाइक से जा रहा था घर को, तो इधर जाम लगा हुआ था मेन रोड पे, मैं सोचा थोड़ा अंदर कॉलोनी की तरफ से निकल जाता हूँ। मैं मुस्तफाबाद को क्रॉस कर रहा था और बीच में वो नाला आ गया, नाला के ऊपर पुलिया थी, पुलिया से जैसे मैं क्रॉस कर रहा था, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आई और सामने ही मैकेनिक की दुकान थी, मैंने वहाँ पे बाइक लगाई। लेकिन वहाँ पे बाइक खड़ी करते ही मुझे इतनी तेज़ स्मेल आ रही थी नाले से, तो मैंने रुमाल मुँह पे ऐसे रख लिया, ऐसे रख लिया थोड़ी देर, और वो उतने में बाइक खोलने लगा, देखने लगा क्या दिक्कत आ रही है। मैंने उससे पूछा भाई तुम कैसे काम कर लेते हो, क्योंकि उसने तो हाथ पे रुमाल से रखा नहीं था। तो कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा भाई बदबू नहीं आ रही तुम्हें? उसने 2 बार ऐसे किया। कौन सी बदबू? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो हैबिचुअल हो चुका है। आई बात समझ में? यानी मैंने पूछा दुकान कितने साल से? कह रहा 12 साल से दुकान है, हमें तो नहीं लगी। मैंने कहा बस ठीक है। इसका मतलब क्या डेवलप हो गया 12 सालों में? ये वैसे देखो पल भर की बात भी है। जैसे पल भर के लिए मैं ऐसे बताऊंगा, आपने कोई परफ्यूम लगाया, डीओ लगाया, जब आप अप्लाई करें तो आपको फ्रेग्रेंस आई, लेकिन उसके 5 मिनट बाद आती ही नहीं आपको। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे जाएगा, अरे अच्छा परफ्यूम लगाया, लेकिन आपको नहीं आ रही होगी। रीजन रेजिस्टेंस। तो वही होता है। आजकल के मच्छर देख लो आप, घर पे चाहे आप गुड नाइट चला दो, ऑल आउट जला दो, या कछुआ छाप कॉइल जला दो, कुछ भी जला दो, मच्छर नहीं भागते भाई, उल्टा कान में आके बोल के जाते हैं तेरी बस की इतनी थी, निकल जाते हैं और काट के चले जाते हैं। तो मच्छर के अंदर क्या डेवलप हो गया है? समझ रहे हो ना? लेकिन मच्छरों के इवोल्यूशन के पीछे हमारा हाथ ज्यादा है, क्योंकि मच्छर इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं होते जितनी जल्दी अब हो गए। क्यों? देखो, अगर हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज नहीं करते तो मॉस्किटोज की पॉपुलेशन में वो मॉस्किटो भी होते जो नॉर्मल है, और वो भी होते जिनमें रेजिस्टेंस है। अभी क्या है, ज्यादातर 99% मच्छर हुए जिनमें रेजिस्टेंस है। पता है क्यों है? हमारी हरकतों की वजह से। हमने उनको ऐसा बनाया। हमने कैसे बनाया? देखो, अगर नॉर्मल मच्छर भी होते और रेजिस्टेंस वाले भी होते तो नॉर्मल वाले रेजिस्टेंस मच्छर को कंपटीशन देते, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा विद इन द स्पीशीज, और उस कंपटीशन की वजह से कभी भी रेजिस्टेंस वाले बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, वो हिसाब से रहते, उतनी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन नहीं होती। लेकिन हमने अपने रूम में ऑल आउट जलाकर सिलेक्शन करना शुरू कर दिया। किसका सिलेक्शन? रेजिस्टेंस का। हमने मौका पनपने का सिर्फ उनको दिया जो खतरनाक है, और जो कमजोर है उनको हमने मार दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? एक पॉपुलेशन ऐसी तैयार होगी मच्छरों की जो हमसे झेली नहीं जाएगी। समझ में आया कुछ? नहीं आया? तो इंसानों की वजह से अगर किसी का वो हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, हमारी वजह से किसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन पे अगर हमारा असर पड़ रहा है, तो उसे बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। तो पहला इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। ये क्या है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म? आप सबको पता है मेलानिन एक पिगमेंट है जो हमारी स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, जिसका स्किन टोन डार्क होगा उसके पास मेलानिन क्या होता है, और जिसका स्किन टोन लाइट होता है उससे मेलानिन कम होता है। देखो सर मेलानिन के बेनिफिट भी होते हैं। हाँ बताता है, यूवी रे से बचाता है, ब्लड के ओ स्किन कैंसर से बचाता है। तो इंग्लैंड में एक सर्वे किया गया 1850 में। 1850 में इंग्लैंड में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में देखा गया कि जो कीड़ा होता है, एक कीड़ा होता है, देखो ऐसा एक मॉथ नाम का कीड़ा होता है जो, हाँ उसका नाम, ट्यूबलाइट के आसपास बैठते हैं बहुत सारे, ऐसे देखे होंगे आपने, जिनको पतंगे भी बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कीट पतंगे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे मॉथ। तो ये मॉथ नाम का कीड़ा जो था ये 2 तरह का था। एक था व्हाइट विंग मॉथ, सफेद रंग का,
और एक था डार्क कलर का, डार्क विंग्ड मॉथ। तो मॉथ कितने तरह के थे बेटा? दो तरह के, व्हाइट विंग मॉथ और डार्क विंग मॉथ, दो तरह के मॉथ। तो इंडस्ट्री लगने से पहले पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूशन नहीं था तो पेड़ों की छाल पर एक अच्छी खासी थिक ग्रोथ होती थी, मोटी ग्रोथ होती थी लाइकेंस की। किसकी? अब लाइकेंस होते हैं लाइट कलर के, उस लाइट कलर के बैकग्राउंड पे जब एक लाइट कलर का कीड़ा बैठेगा व्हाइट कलर का, तो वो क्या कर पाएगा? वेरी गुड, वो कैमोफ्लेज कर पाएगा। क्या कर पाएगा? कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? खुद को सराउंडिंग में छुपा लेना। तो कौन कर पा रहा था पहले कैमोफ्लेज? तो इनकी आबादी हम क्या थी पहले? मैक्सिमम थी। और जब ये बैठते थे उन सफेद लाइकेंस पे तो अलग ही काले धब्बे जैसे दिखते थे, प्रेडेटर्स यानी बर्ड्स इनको चुन चुन के मार के खा जाते थे। तो इनकी आबादी क्या थी पहले? इनकी पॉपुलेशन थी मिनिमम। लेकिन इंडस्ट्री लगने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पोल्यूशन बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ा तो पेड़ों से गायब हो गए क्या? लाइकेंस। दिव्या, क्या गायब हो गए पेड़ों से? अब लाइकेंस जब गायब हो गए पेड़ों से तो पेड़ की छाल कैसी? डार्क ब्राउन। उस डार्क ब्राउन में कौन खुद को छुपा लेगा? तो अब पॉपुलेशन किसकी होगी मैक्सिमम और किसकी होगी मिनिमम? आया कुछ समझ में? तो मॉथ दो तरह के हो गए, कौन कौन से? व्हाइट विंग मॉथ और क्लियर है ये बात? आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है? इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वर मोर, ज्यादा कौन थे? व्हाइट विंग मॉथ। इन व्हाइट विंग मॉथ का नाम है बिस्टन बैटुलेरिया, डार्क विंग का नाम है बिस्टन कार्बोनिफेरा। बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ सुनो ध्यान से, आपको इनके साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस यही बोलना है, सफेद पंख वाले व्हाइट विंग मॉथ और दूसरे डार्क विंग मॉथ। तो आबादी कम किसकी थी? ज्यादा किसकी थी? और ये सब था बिफोर। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब सर्वे हुआ तो ज्यादा कौन थे? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन देखो। रीजन ये है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले देयर वाज अ थिक ग्रोथ। किसकी? व्हाइट कलर्ड लाइकेंस की ग्रोथ पहले ज्यादा थी। किसकी ग्रोथ ज्यादा थी बच्चों? लाइकेन। लाइकेन की ग्रोथ ज्यादा थी पहले। और उस व्हाइट कलर के लाइकेन पे जब एक व्हाइट कलर का कीड़ा बैठा तो नजर, आप इधर देखो, यहाँ पे कीड़ा है बट ये इतनी आसानी से आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है, कैमोफ्लेज कर पा रहा है। लेकिन जब एक ब्लैक कीड़ा बैठ रहा है तो अलग ही नजर आ रहा है। इन दैट बैकग्राउंड द व्हाइट विंग मॉथ, यहाँ पे सर्वाइव से क्या मतलब है? कैमोफ्लेज। क्या कर पा रहा है? कैमोफ्लेज कर पा रहा है। फिर आगे कह रहा है बट जो डार्क है मॉथ वर पिक्ड अप। पिक्ड अप मतलब उन्हें उठा के खा जाते थे। कौन खा जाते थे? हाँ। फिर आगे क्या बोल रहा है देखो, कह रहा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्री ट्रंक्स है, पेड़ के जो तने हैं वो कैसे हो गए? डार्क, क्योंकि उनपे काला धुआं जमा हो गया उनपे। और वहां पे क्या गायब हो गए बेटा? लाइकेंस गायब हो चुके, लाइकेंस नहीं है। तो ऐसे बैकग्राउंड पे जब एक काला कीड़ा बैठेगा, देखो नजर भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो घुल मिल रहा है, और सफेद वाला अलग से नजर आ रहा है, तो किसको शिकारी पकड़ पकड़ के खा जाएंगे? व्हाइट। देखा ना, डार्क विंग मॉथ सर्वाइव बिकॉज ऑफ सुटेबल डार्क बैकग्राउंड, और प्रेडेटर उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लिखा अंडर दिस कंडीशन व्हाइट विंग मॉथ डिड नॉट बिकॉज द प्रेडेटर आइडेंटिफाइड देम। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएशंस तो हमेशा से रहते हैं, वेरिएशन पहले भी थे, वेरिएशंस आज भी हैं। बस नेचर जो है, प्रकृति है, वो डिसाइड करती है कि कौन फिट होगा और कौन। आ रहा है समझ में? यानी फिटनेस का कोई एक होल सोल मीनिंग नहीं है कि ये फिट है हर जगह फिट है, ऐसा नहीं। जो एक जगह फिट है हो सकता है दूसरी जगह फिट ना हो। तो आपने इस तरह के मोटिवेशनल कोट्स सुने होंगे, नेवर जज अ फिश बाय क्लाइंबिंग इट ऑन अ ट्री। फिश तो पानी में ही अच्छी है। तो इसका मतलब हर कोई हर जगह का धुरंधर नहीं होता है, कोई किसी चीज में बेटर है तो कोई किसी चीज में बेटर है। अब जैसे व्हाइट विंग मॉथ, पहले फिटनेस का मतलब था कि व्हाइट कलर का होना चाहिए, अभी फिटनेस का मतलब क्या है? आ रहा है समझ में? ये है नेचुरल सिलेक्शन नहीं, लेकिन ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ऑन नेचुरल सिलेक्शन है। टॉपिक का नाम हो गया एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ऑन नेचुरल। बस अब आपका रह गया दो टॉपिक, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, उसके क्वेश्चंस, और आपका रह गया एक टॉपिक ब्रीफ अकाउंट, मतलब वो ह्यूमन इवोल्यूशन की सीक्वेंस जो है। बस ये दो काम है जो हमें नेक्स्ट क्लास में करने हैं। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी संडे को, ये क्लास जरूर अटेंड करनी है क्योंकि फिर मंडे को आपका प्री बोर्ड है बायो का। हाँ, सुबह रखेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। इवन आपकी कोई और क्लास भी नहीं होगी और कोई और टेस्ट भी नहीं होगा।